तो दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि जिनवू ने डीमन किंग बरान को हरा दिया था और अब एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए तीनों जरूरी आइटम्स उसके पास थे। लेकिन इसे बनाने के लिए उसका इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा होना चाहिए था, जबकि जिनवू अब तक सिर्फ अपनी ताकत और स्पीड को ही बढ़ा रहा था। फिर भी वो सिस्टम से कहता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाए। कुछ देर में ही प्रोसेस पूरी हो जाती है और उसे 6 बोतलें मिल जाती हैं। ये एलिक्सर ऑफ लाइफ एक खास दवा है जिससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। जिनवू इसे अपनी मां को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, जो इटर्नल स्लंबर नाम की बीमारी की वजह से पिछले 4 साल से हॉस्पिटल में थी। तभी आयरन उस व्हाइट ड्रैगन की लाश लेकर आता है, जिसे देखकर जिनवू उसकी तारीफ करता है, क्योंकि व्हाइट ड्रैगन कोई डीमन नहीं बल्कि एक क्रीचर था, जिसका मतलब था कि जिनवू इसकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता था। जैसे ही वो अराइज कहता है, ये ड्रैगन उसकी शैडो आर्मी में शामिल हो जाता है। अब सिस्टम नाम रखने के लिए कहता है और जिनवू इसका नाम काइसल रखता है। एसिल कहती है कि अब वे इस पर बैठकर जल्दी घर लौट सकते हैं, लेकिन जिनवू जितनी जल्दी हो सके अपनी मां को ठीक करना चाहता था। वापस जाने में बहुत समय लगता। तभी उसे पता चलता है कि उसे एक रून स्टोन मिला है, जिससे वो एक नई पावर शैडो एक्सचेंज सीख सकता है। अब वो अपने किसी भी शैडो सोल्जर के साथ घर बदल सकता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। जिनवू एसिल से कहता है कि वो अकेले घर लौट जाए, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। किस्मत हुई तो वो फिर मिलेंगे। इतना कहकर जिनवू शैडो एक्सचेंज का इस्तेमाल करता है और अपने मोहल्ले में पहुंच जाता है। लेकिन इस पावर को फिर से इस्तेमाल करने के लिए उसे 3 घंटे का इंतजार करना होगा। अब जिनवू काइसल को बुलाता है और हॉस्पिटल की ओर बढ़ता है। इधर गन ही जेजू आइलैंड मिशन की तैयारी कर रहा था। उनका प्लान था कि हंटर्स की मैजिक पावर से एंट्स को उनकी क्वीन से अलग किया जाए, फिर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर उनकी कम्युनिकेशन बंद कर दी जाए और उसके बाद क्वीन को खत्म किया जाए। हालांकि उन्हें पूरा यकीन नहीं था कि ये आइडिया काम करेगा या नहीं। अब मिशन के लिए हंटर्स तैयार किए जा रहे थे। बैक यूनहो भी जाने वाला था, जबकि उसका दोस्त ब्योंग सोचता है कि वो वापस क्यों जाना चाहता है। बैक कहता है कि अगर वो एंट्स को नहीं रोकेगा तो पूरा देश खतरे में आ जाएगा। लेकिन ब्योंग अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था और हंटर्स की जिंदगी से दूर रहना चाहता था। जिनवू हॉस्पिटल पहुंचता है और देखता है कि उसकी मां की गर्दन पर जलने के निशान थे, जो असल में उसकी वजह से हुए थे। लेकिन उसकी मां ने उसे कभी डांटा नहीं। अब जिनवू सोचता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ का इस्तेमाल करे या नहीं। उसे नहीं पता कि इसका क्या असर होगा, लेकिन उसे सिस्टम पर भरोसा था। आखिरकार वो एलिक्सर निकालता है और अपनी मां को पिला देता है। कुछ ही सेकंड में दवा असर करने लगती है और उसकी मां ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि उनकी गर्दन के जलने के निशान भी गायब हो जाते हैं। जिनवू खुशी से कहता है, मॉम जागिए, मैंने इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए की है। कुछ देर बाद उसकी मां आंखें खोलती हैं और पूछती हैं कि वो कितने समय से सो रही थी। जिनवू बताता है कि 4 साल और कहता है कि जीना भी ठीक है। मां उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन जिनवू रोने लगता है। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अगली सुबह डॉक्टर्स को पता चलता है कि इटर्नल स्लंबर वाली पेशेंट जाग गई है, जो उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जीना भी वहां आती है और अपनी मां को ठीक देखकर रोते हुए गले लगा लेती है। जिनवू सोचता है कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई और यही उसका असली रिवॉर्ड था। दूसरी तरफ गन ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और जेजू आइलैंड रेड का ऐलान करते हैं। इस बार साउथ कोरिया के एस रैंक हंटर्स के अलावा जापान के 10 एस रैंक हंटर्स भी शामिल होंगे। उनका प्लान था कि इस बार वो एंट क्वीन को पूरी तरह खत्म कर देंगे। ये न्यूज देखकर ब्योंग को याद आता है कि कैसे उसका दोस्त यूनहो कहता था कि अगर हंटर्स नहीं लड़े तो पूरा देश एंट्स का नेस्ट बन जाएगा। इधर बैक भी सपना देख रहा था कि वो एंट्स को अपने हाथों से कुचल देगा। जिनवू अपनी मां को घर वापस ले आता है, लेकिन घर पूरा बिखरा हुआ था। वो, उसकी मां और जिना मिलकर घर की सफाई करते हैं। सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन जिनवू को अंदर ही अंदर अजीब लग रहा था, जैसे उसने कोई ऐसी लाइन पार कर दी हो जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। इसी बीच गन ही को थॉमस एंड्रे नाम के नेशनल लेवल एस रैंक हंटर से मिलने का मौका मिलता है। ये हंटर्स एस रैंक से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं और अकेले ही पूरे देश की मिलिट्री के बराबर ताकत रखते हैं। पता नहीं वो साउथ कोरिया में क्या करने आया था। अब गन ही जिनवू से संपर्क करता है और कहता है कि 4 दिन में हम रेड पर जा रहे हैं और वो चाहता था कि जिनवू भी इसमें शामिल हो। लेकिन अब जिनवू की मां ठीक हो चुकी थी, तो उसके पास लड़ने का कोई मोटिवेशन नहीं बचा था। तभी उसे एक जबरदस्त ऑरा महसूस होती है। वो देखता है कि एस रैंक हंटर्स जिम में वार्म अप कर रहे थे। वहाँ बैक और एक और एस रैंक हंटर मां आपस में फाइट कर रहे थे। चॉय जोंगिन बताता है कि बैक अगर अपनी असली पावर में आ गया तो मां के लिए मुश्किल हो जाएगी। वहीं जापान के 10 एस रैंक हंटर्स भी आ चुके थे, जिनमें गोटो ryuji भी था। एक लड़की जिनवू की तरफ इशारा करके पूछती है कि वो कौन है। हनेकावा बताती है कि वो हाल ही में एस रैंक बना है। गोटो को भरोसा नहीं होता कि वो मैच टाइप हंटर हो सकता है। अब गोटो एक फ्रेंडली मैच का सुझाव देता है, जहां सिर्फ एस रैंक हंटर्स फाइट करेंगे। गुन ही इस आइडिया को पसंद करता है, लेकिन लड़ाई में सिर्फ वॉरियर टाइप हंटर्स हिस्सा ले सकते थे। बैक कहता है कि जो नीचे गिरा वो हार जाएगा और यह लड़ाई जेजू आइलैंड रेड के लिए तैयारी जैसी होगी। अब मैच शुरू होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल बर्सर्क सेंसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।